नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज़ में एक और नए मॉडल पेपर की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी होगा, यहाँ रेलगाड़ी कौन सी है ये पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है थार एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, आपको साथ साथ में आंसर भी देते रहना है। उससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत। तो आपकी तैयारी का आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी बेहतरीन तैयारी है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, यूं तो दुनिया में कई देशों में 300 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से ट्रेनें चल रही है। कितने किलोमीटर से, 300 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से ट्रेनें चल रही है। लेकिन दुनिया के 10 देशों में तेज़ रफ्तार ट्रेनों के बारे में देश में इस समय 34 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कितनी दोस्तों, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, ये दिल्ली से वाराणसी के बीच 771 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, 771 किलोमीटर की दूरी, जो महज 8 घंटों में तय करती है। कितने घंटों में तय करती है, 8 घंटों में। और इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो एवरेज है 96.37 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1903, ऑप्शन सी है 1899 और ऑप्शन डी है 1905। तो दोस्तों, रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, रेल बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई। कब की, तो मार्च 1905 में रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी। दोस्तों, रेल बोर्ड की स्थापना क्यों हुई, तो भारतीय रेलवे की गति प्रदान करने के लिए, करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे बोर्ड का पहला अभिकरण था जो भारत में स्थापित हुआ था। दोस्तों, यह भारतीय रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 की धाराओं के अधीन स्थापित किया गया था। किसके अधीन स्थापित किया गया था, तो भारतीय रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 की धाराओं के अधीन स्थापित किया गया। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए, ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी है इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी है नागार्जुन बांध। तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। दोस्तों, हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है, तो लंबाई देखिएगा 25.8 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, सबसे लंबा बांध है, किस नदी पर बना है, तो महानदी पर निर्मित यह ऐतिहासिक बांध है, जो भारत के कौन से राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा के कौन से जिले में, तो उड़ीसा के सबलपुर जिले में, जिले के पास स्थित है, जिले के पास स्थित है। कौन सा बांध है स्थित है ये, तो हीराकुंड बांध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। तो दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कब बने थे, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कब बने थे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो इसका करेक्ट आंसर
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब बने थे दोस्तों? तो 15 अगस्त 1947 को बने थे। और दोस्तों इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 को ये पीएम बने थे। और कब तक थे? तो 27 मई 1964 तक। 1964 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ऑप्शन ए है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कौन था प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? तो कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कहाँ के थे? तो कलकत्ता के थे। कहाँ के थे? कलकत्ता के, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? दोस्तों भारत का शब्द अंग्रेजी का नाम, भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो देखिए ऑप्शन ए भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान, ऑप्शन सी है सिंध शब्द, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सिंधु शब्द से हुई थी। किससे हुई थी? सिंधु शब्द से हुई थी। दोस्तों सिंधु शब्द से जो यूनानियों द्वारा 4वीं सदी ईसा पूर्व से प्रचलन में, कौन सी? तो 4वीं सदी ईसा पूर्व से प्रचलन में, ध्यान रखिएगा कौन सी सदी से प्रचलित है? तो 4वीं सदी से प्रचलित है, यूनानियों द्वारा दी गई 4वीं सदी से ईसा पूर्व से प्रचलन में है। क्या नाम है? इंडिया नाम प्रचलन में है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी है अन्य। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, जेवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। दोस्तों ये कब से कब तक रहे? तो ध्यान रखिएगा 1952 से 1956 तक। कब तक था इनका कार्यकाल? 1952 से 1956 तक ये लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। इन्हें लोकसभा का जनक कहा जाता है। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ ले आपको तो लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा जेवी मावलंकर को, या गणेश, पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें यह उपाधि दी थी लोकसभा का जनक। ये उपाधि किसने दी है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के जनक की उपाधि किसने दी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए क्या हो जाएगा, किसने उपाधि दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर कौन सी नदी निकलती है या कौन सी नदी बहती है? तो देखिए ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है कोसी नदी, ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सतपुड़ा। कौन सी? नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी होकर निकलती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी होकर निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो दोस्तों भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए है कावेरी नदी, ऑप्शन बी है गंडक नदी, ऑप्शन सी है दामोदर नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर दामोदर नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? दामोदर नदी। इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा डेट, 7 जुलाई 1948। क्या दोस्तों? 7 जुलाई 1948। बहुत शानदार डेट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों ये दामोदर नदी कहाँ की प्रसिद्ध प्रमुख नदी है? तो झारखंड की प्रमुख नदी है। झारखंड में बहती है दोस्तों ये, और झारखंड की प्रमुख नदी में से ये है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कह रहा है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो दोस्तों बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। और दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लासें कैसी लग रही है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, तो ताकि आपके साथ वो भी इन मॉडल पेपर का लाभ उठा सके। तो देखिए ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है बंगाल। तो दोस्तों कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहू कहाँ का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कहाँ का है? असम का है दोस्तों रोंगाली बिहू या बोहांग बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्योहार। कौन कौन सा दोस्तों? रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। बिहू असम के महत्वपूर्ण त्योहार है, असम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है बिहू दोस्तों। असम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जो सभी असमियों द्वारा बहुतायत में मस्ती के साथ मनाया जाता है, और बिना उनकी जाति धर्म और विश्वास में भेद किए। दोस्तों वो जाति धर्म में भेद नहीं करते हैं और ये अपना त्योहार मनाते हैं मस्ती से, एंजॉय के साथ। ठीक है, तो ये कोई धर्म का और जाति का भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो देखिए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी है दूध का आयात, ऑप्शन डी है डेयरी उत्पाद। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों? और इस ऑपरेशन फ्लड को और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, आपको ये भी बताना है। तो जो आपको पता है ऑपरेशन फ्लड के बारे में जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। इसमें से 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत शानदार वाले क्वेश्चन, वो अभी आपको बता दिए जाएंगे कि इनके फैक्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो डेयरी उत्पादन कार्य से, मतलब इसमें डेयरी उत्पादन नहीं, डेयरी विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किससे संबंधित है? तो डेयरी उत्पादन कार्यक्रम से। ऑपरेशन फ्लड शुरू कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में कब शुरू हुआ ऑपरेशन फ्लड की? तो ध्यान रखिएगा 13 जनवरी, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कब शुरू हुआ था? तो 13 जनवरी 1970 को। कब हुआ? 13 जनवरी 1970 को शुरू हुआ, और भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कैसा हुआ दोस्तों? महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसने भारत को दूध की कमी वाले देश से 1991 में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। 1991 में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया, जिसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। दूध उत्पादन में दोस्तों भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था दोस्तों। और इसे किस नाम से जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड को? तो भारत में श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि श्वेत क्रांति किसे कहा जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है।
ठीक है। और शुरुआत कब हुई तो ये आपको मैंने बता दिया 13 जनवरी 1970। तो दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या क्या बन रहे हैं कि ऑपरेशन फ्लड को और किस नाम से जाना जाता है भारत में, तो भारत में श्वेत क्रांति भी इसे कहा जाता है। और कब हुई स्थापना, शुरुआत कब हुई, तो 13 जनवरी 1970 को। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। दोस्तों अगर आप गांव के एरिया से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपको इसका आंसर जरूर आना चाहिए। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इन 4 ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर क्या होगा तो जल्दी से दे दीजिए। देखिए ऑप्शन है सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी या मध्यम काली मिट्टी। दोस्तों कुछ भी पूछे ये 3 नाम, काली मिट्टी नहीं मध्य काली मिट्टी होती है, मध्यम काली मिट्टी या दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोमट मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन था। चिकनी मिट्टी भी आ सकता है अगर ऑप्शन में, या मध्य काली मिट्टी आए तो धान के लिए उत्तम मिट्टी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में जरूर देखा जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता था तो आप धान की खेती के लिए तीनों नाम इम्पोर्टेंट है, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या मध्य काली मिट्टी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, तो राणा प्रताप सागर संबंधित है। दोस्तों राणा प्रताप सागर जो बांध है वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी है सिंचाई से, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन डी है जल विद्युत से। तो दोस्तों किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए कि राणा प्रताप सागर बांध किससे संबंधित है। तो दोस्तों इन ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, जल विद्युत से। दोस्तों ये 172 मेगावाट बिजली पैदा करता है। यह बांध कितने मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है, तो 172 मेगावाट। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि राणा प्रताप सागर बांध मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, तो 172। दोस्तों ये बांध कहाँ पर बना है, तो दूसरी बात ये चंबल नदी पर बना है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राणा प्रताप सागर बांध मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो कॉपी पेन लीजिए और जो मैं बता रहा हूँ फैक्ट वो लिख लीजिए। राणा प्रताप सागर बांध से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। जो मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो फिर से सुन लीजिएगा, ये बांध किस पर बना है, तो चंबल नदी पर बना है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह बांध राजस्थान के रावत बाटा में। कहाँ पर है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, तो राजस्थान के रावत बाटा में। यह 1970 में बना था। कब बना, तो 1970 में बना। और आगे क्या है, तो ये बता ही दिया 172 मेगावाट बिजली पैदा करता है। यह बांध जलप्रपात विकास की एकीकृत योजना का हिस्सा है। दोस्तों यह जलप्रपात विकास की एकीकृत योजना का हिस्सा है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बातें मैंने बताई वो आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखने हैं राणा प्रताप सागर बांध से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि RAKESH बराबर 8 है तो MANISH मनीषा बराबर कितना होगा। राकेश बराबर 8 है तो मनीषा बराबर कितना होगा। तो देखिए RAKESH, राकेश बराबर कितना दिया है, तो राकेश कितने नंबर पर आता है दोस्तों अल्फाबेट में, तो R कितने नंबर पर आता है, राकेश के R कितने नंबर पर आता है, 19। कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। तो सॉरी दोस्तों 18 पर आता है। ये कितने पर आता है, ये 1 पर। और के कितने नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर। ई 5 नंबर पर। एस 19 नंबर पर। और एच 8 नंबर पर।
दोस्तों अब इन सबको अपन ऐड कर देते हैं। ये 8 प्लस 19 प्लस, दोस्तों अगर इनको टोटल करेंगे तो इनको टोटल करने पर कितना आ रहा है 62, और अपना यहाँ कितना चाहिए 8 चाहिए। तो अगर अपन 6 प्लस 2 करते हैं, 6 प्लस 2 करने पर कितना बन रहा है, 6 प्लस 2 करने पर ये 8 बन रहा है। तो इसी प्रकार अपन या मनीषा का देख लेते हैं। MANISHA। मनीषा का दोस्तों एम कितने नंबर पर आता है 13, प्लस ए कितने पर 1, एन कितने पर 14 पर आता है, आई कितने पर आता है तो आई आता है 9 पर, एस 19 पर, एच एच कितने पर आता है तो एच आता है 8 पर, ए कितने पर आता है 1 पर। इनको टोटल करने पर कितना आ रहा है 65, कितना आ रहा है दोस्तों 65। और 6 प्लस 5 करेंगे, यहाँ कर देते हैं दोस्तों, क्या करें ऊपर कर देते हैं कि तो 6 प्लस 5 करने पर कितना हो रहा है, तो 6 प्लस 5 करने पर 6 प्लस 5 बराबर हो रहा है 11। तो अपने 11 कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो एक बार फिर से प्लस कर देंगे, 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 2, और 2 अपने ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में ही, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि CAT बराबर 24 तथा BFG बराबर 15 है तो SAT बराबर बताना है। दोस्तों क्या दिया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है पिछले वाला। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर आप खुद करके करेक्ट आंसर दीजिए, और जिनको नहीं पता है वो साथ साथ में वीडियो देख के सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको भी क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए। देखिए CAT, तो C कितने नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है, A कितने नंबर पर आता है, प्लस कर देंगे दोस्तों 1 पर, और T कितने नंबर पर आता है 20 पर। अगर इनको टोटल करेंगे तो 20 और 21, 21 और 3 कितना होता है 24। अपने को कितना चाहिए 24 ही चाहिए, या 24 ही दिया है। तो इसी प्रकार BFG को भी करते के देखते हैं। BFG तो B कितने नंबर पर आता है 2 नंबर पर, F कितने नंबर पर आता है 6, और G कितने नंबर पर आता है 7 पर। इनको टोटल करेंगे, इनको टोटल करने पर 15 आ रहा है। अपने को भी यहाँ 15 दिया हुआ है तो ये भी सही है। तो इसी प्रकार SAT को भी अपन अगर इनको जोड़ेंगे तो अपना आंसर आराम से आ जाएगा। तो S कितने नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट में 19 पर, A 1 पर, T कितने नंबर पर आता है 20 पर। तो दोस्तों 19 और 1 20, 20 प्लस 20 करेंगे कितना होगा 40। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 40, और 40 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, किधर चला पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ा, पूर्व दिशा में चलकर किधर मुड़ा दोस्तों बाएं मुड़ता है, और 4 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। दोस्तों वो किस दिशा में है अपने को ये बता। तो सर्वप्रथम वो किधर चल रहा है 4 किलोमीटर पूर्व में, तो ये चला 4 किलोमीटर पूर्व में। उसके बाद किधर मुड़ा बाएं मुड़ा तो ऊपर जाएगा, दाएं मुड़ता तो नीचे आता, बाएं मुड़ा फिर कितना चला 4 किलोमीटर, तदनुसार फिर बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ता तो अपन इधर पूर्व की दिशा ही चल जाता। अब ये पश्चिम की तरफ जा रहा है तो इधर किधर मुड़ा ये 4 किलोमीटर मुड़ा। तो तदनुसार वह किस दिशा में, तो देखिए दोस्तों दिशा निकालनी है तो ऊपर कौन सी होती है उत्तर, ये नीचे दक्षिण, ये पश्चिम, और ये पूर्व। अब भी वो किस दिशा में है तो इधर कौन सी दिशा है पश्चिम दिशा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी दिशा की ओर उन्मुख है वो, तो पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 120, 118, 115, 110, 103 और आगे की सीरीज क्या बन रही है अपने को वो बतानी। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं सीरीज 120, 118, 115, 110,
103 और आगे क्या बन रहा है वो बताना है। तो दोस्तों 120 में से 118 घटाएंगे तो कितना, 118 कितना, -2 करेंगे। 118 में से 115 करने पर कितना, -3 करेंगे तो आएगा। 115 में 110 लाना है तो कितना, -5 करेंगे तो, और 110 में से तो ये -7 करेंगे। तो दोस्तों आप देखिए अब बच जिन नंबर आ रहे नहीं, -2, -3, -5, -7, तो इसके बाद अगला क्या होता है, बच संख्या 11। वैसे 11 होती है तो -11 करें। तो 103 में से अगर 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 92। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 92 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 92 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी में। आप देखिए दोस्तों सीरीज कितनी आसानी से बन रही थी। -2 किया तो 118 आ गए, -3 किया तो 115 आ गए, -5 किया तो 110 आ गए, -7 किया तो 103 आ गए। तो देखिए दोस्तों ये माइनस वाली अभाज्य संख्या की सीरीज बन रही है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगर 92 भी दिया होता और इसके आगे पूछते हैं तो इसके आगे क्या माइनस करते हैं अपन, तो इसके आगे -13 करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि 13 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो देखिए 1600 का 3/8 का 25% का 50% क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, का अर्थ क्या होता है दोस्तों, का अर्थ इंटू होता है। आप ध्यान रखिएगा हमेशा, का अर्थ क्या होता है, इंटू। तो 1600 का 3/8 का 25% हटाएंगे, बटा 100 लिख देंगे, इंटू 50/100। ठीक है, तो अब दोस्तों ये अपन 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 5 से 2 बार। ठीक है, और क्या कट रहा है, तो 8 से ये 2 बार, ये 2 से 2 गए, और 25 इंटू 3 बचा। क्या बचा, अब 25 इंटू 3 या 3 इंटू 25 कुछ भी करो, तो क्या बचा, 75। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, 75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 75 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। एक वस्तु कर में 20% की कमी हो जाती है। एक वस्तु के कर में 20% की कमी हो जाती है तो इसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो खपत में कितनी वृद्धि होती है, 15% की वृद्धि हो जाती है। इससे प्राप्त होने वाले कर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इससे प्राप्त होने वाले कर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए माना कोई वस्तु 100 रुपये, कितनी मानी, 100 रुपये। वस्तु के कर में कितने, 100 रुपये माने कोई वस्तु के, उसमें 20% की कमी हुई थी। 20% की कमी, 100 में 20 की कमी हुई थी, कितना, 80%। तो प्रतिशत बताएंगे कितना होगा, 80/100। क्वेश्चन समझने का है, बाकी सॉल्यूशन बहुत आसान है, एक लाइन का काम है, 30 सेकंड में आंसर आ जाए। कितना, 30 सेकंड का काम है इस क्वेश्चन को करने का। बाकी आपको समझाने के लिए आराम से करते हैं। फिर 15% खपत में 15% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है तो 100 में वृद्धि, तो 115 कर देंगे, और प्रतिशत बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखिए अब क्या बचा, तो देखिए 8 इंटू 115/10। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपने को क्या होगा, कमी आएगी। कितने की कमी आए, कि 1 इंटू सोल्व करेंगे तो इनको अगर सोल्व करेंगे तो अपने का आएगा 92 रुपये। क्या पड़ा, 92। तो दोस्तों 100 में कितनी कमी आई, तो देखिए 100 रुपये में ये कमी कितनी आ रही है, 92 में तो 8 रुपये की कमी हो रही है। 8% की कमी हुई, और 8% की कमी कौन से ऑप्शन नंबर में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन भी है। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी कोई राशि, तो देखिए इसको सोल्व करने का एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो n-1 इंटू 100/r।
साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ऐसा दुगने वाला क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर n-1 इंटू 100/r। तो देखिए n कितना है, तो नंबर ऑफ कितने 2 वर्षों में, तो 2 - 1 इंटू बटा r। दर कितनी दी है, तो दर कितनी है 5। ब्याज और 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर लगा दी। तो अब क्या करना है, अपरण करेंगे 100/5, तो 20 वर्ष आ जाएगा। कितना आएगा 20 वर्ष। और 20 वर्ष कौन से ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर ए में 20 दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का अपना एक और नया मॉडल पेपर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। दोस्तों आपके इस एक मोटिवेशन से ही हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिल सके और आपकी और तैयारी को मजबूती मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।